Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the process of viral replication and the मोड ऑफ एक्शन और साइट ऑफ एक्शन ऑफ द वेरियस एंटीवायरल ड्रग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जो वायरस है वो किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर में होस्ट सेल्स में रेप्लिकेट करते हैं और कौन कौन से पाथवे के थ्रू करते हैं और उन पाथवे को हम कैसे ड्रग के थ्रू इनहिबिट कर सकते हैं। मीन्स जो ड्रग हैं वो किस पाथवे पे काम करते हैं और क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो। जो आपको समझना है मेनली आज के वीडियो में ही है एंटीवायरल ड्रग थेरेपी को लेकर, क्योंकि इससे जो है आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। So, and if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, you can check the description box below or by using this link. So now let's start the topic. एंटीवायरल ड्रग्स मीन्स द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में करते हैं उनको हम एंटीवायरल ड्रग्स बोल सकते हैं। बात करें हम लोग वायरस की, तो जैसे कि जानते हैं वायरस जो है कम्प्लीटली आपके होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है। मीन्स ये जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के जो बीच की कड़ी है, लिंक है, वो आपके वायरस है। वायरस नॉन लिविंग भी हैं और लिविंग भी हैं। वो बेसिकली आपके होस्ट में लिविंग कंडीशन पे होते हैं। आपके होस्ट के अंदर में जो भी है मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको यूटिलाइज ही करके ही ये रेप्लिकेट होते हैं। इसलिए जो भी एंटीवायरल ड्रग हैं वो बिना हमारे होस्ट को अफेक्ट किए ठीक नहीं कर सकता। इसलिए जो वायरल थेरेपी है थोड़ा सा टफ हो जाता है बाकी एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के या कंपेरिजन पे। इसलिए बात करें हम लोग समझते हैं पहले कि वायरस इन्फेक्शंस या बात करें हमारे बॉडी के अंदर में वायरस किस तरीके से डेवलप्ड होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके फार्माकोलॉजी को समझने के लिए। आज की वीडियो का जो मेन ये जो डायग्राम है वो हमने बेसिकली जो थ्योरीज हैं वो रेगेंडेल से लिया है, कुछ क्रेटिस से लिया है, कुछ अपने वे से बनाया गया है। और जो बेसिक हम बात करेंगे वो है आपका रेट्रोवायरल डेवलपमेंट। तो हम जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो रेट्रोवायरल के को लेकर है, लेकिन हम रेट्रोवायरल के अलावा भी जो और वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके भी सेम प्रोसेस होते हैं। क्या उनके डिफरेंस होंगे वो भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, वहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या उसके डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कि जानते हैं कि जो वायरस हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डीएनए वायरस, एक होता है आपका आरएनए वायरस। जो आरएनए वायरस में जैसे कि आपका रेट्रोवायरल है, एडिनोवायरल है, आपके रेबीज़ वायरस हैं, ये सब आपके क्या हैं, आरएनए वायरस हैं। जो डीएनए वायरस हैं जिसमें आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स है, या फिर बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो ये सब जो हैं पॉक्स वायरस जो हैं आपके डीएनए वायरस हैं। जो मेन कंटेंट है वो आपके न्यूक्लिक एसिड का है। बेसिकली आपके जो आरएनए वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड आपका आरएनए होगा और डीएनए वायरस में डीएनए होगा। बाकी चीज़ें हैं लगभग सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं वायरस टू वायरस। ओके, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेट्रोवायरस एंड दैट कंटेन्स द इन्वेलप दैट कंटेन्स द ग्लाइकोपेप्टाइड स्पाइक्स। तो ये जो आपका इन्वेलप है, इस इन्वेलप पे जो है ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं। सारे वायरस के जो इन्वेलप हैं उसमें ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड्स एक तरीके से एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती हैं और ये एक तरीके से हमारे जो सेल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पर बाइंडिंग के लिए हेल्पफुल होता है, जो बहुत ही मेजर रोल होंगे, हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा इसमें होते हैं आपके न्यूक्लियोकैप्सिड्स होते हैं, जिसके अंदर में आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, खासकर वायरल आरएनए। अगर ये आपके रेट्रोवायरल है इसलिए ये जो बात कर रहे हैं वो क्या है आपका रेट्रो वायरस है। तो उस केस में आपका वायरल आरएनए होगा, अगर वो हर्पिस होगा तो वायरल डीएनए होगा। तो जाहिर सी बात है वायरल आरएनए है तो उसको वायरल आरएनए से वायरल डीएनए में बनने के लिए जरूरी है उसमें वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बोलते हैं। इसलिए उसमें इनबिल्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होते हैं आपके वायरल आरएनए के केस में, क्योंकि जो हमारा जीनोम है वो उसमें डीएनए में रहते हैं। तो इसलिए हमारे बॉडी में वो सर्वाइव करने के लिए उसको डीएनए बनाना जरूरी है, ताकि वो डीएनए जो है हमारे डीएनए से कंबाइन कर सके, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद है आपका इंटीग्रेस एंजाइम भी बहुत ही ज़रूरी है आपके, खासकर वायरल आरएनए के केस में या आरएनए वायरस के केस में, क्योंकि इंटीग्रेस ही एक ऐसा एंजाइम है जो कि वायरल डीएनए को जो है हमारे डीएनए से डीएनए में कॉपी करता है, मर्ज करता है, इंटीग्रेट करता है। तो इसलिए भी जरूरी है। इसके अलावा आपको प्रोटेस एंजाइम है। प्रोटेस एंजाइम बहुत ही जरूरी है। जो भी प्रोटेस एंजाइम है मीन्स प्रोटीनेस एंजाइम या फिर पॉलीपेप्टाइडेस एंजाइम, जो कि एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन्स को लार्ज प्रोटीन्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। मीन्स दैट कॉज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन्स और क्लीवेज और कैटाबोलिक रिएक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स एंड फर्दर कन्वर्ट्स इनटू द स्मॉल एंड द फंक्शनल प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो एक तरीके से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। वो प्रोटीन्स लार्ज प्रोटीन्स को आपके ब्रेक डाउन करता है और स्मॉल प्रोटीन्स में फंक्शनल प्रोटीन में चेंज करता है, जो कि वायरल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं हम लोग
ये जो बेसिकली प्रोसेस है वो ऐसे ही हम इनटेक वायरस हमारे बॉडी के अंदर में इनटेक होते हैं, चाहे किसी भी थ्रू हो, चाहे आपके फूड के थ्रू हो, आपके जो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू हो, जो भी छींक से हैं, हाथ से हैं, जो भी जिससे भी फैल सकते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर में इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद वो जो वायरस है उस हर वायरस का एक साइट जो है डिफाइंड होता है, फिक्स होता है, वो सारे सेल्स पे इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि बात करें हम लोग रेट्रोवायरस की या एड्स वायरस की, HIV वायरस की, तो बेसिकली आप हमारे हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है। जो CD4 सेल्स हैं, आपके हेल्पर टी सेल्स हैं, उनको अटैक करता है। लेकिन ये सेल्स जो हैं डिपेंड करते हैं आपके वायरस के ऊपर। जैसे कि बात करें हम लोग रेबीज़ की, तो रेबीज़ आपके अटैक करता है आपके मसल्स पे, तो वो अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप बात करें हम लोग एडिनो वायरस की, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, तो वो आपके रेस्पिरेटरी सेल्स को अटैक करते हैं। तो सेल्स भी इनका डिफाइंड होता है। तो बात करते हैं हम लोग, पहला स्टेप है आपका अटैचमेंट और बाइंडिंग। मतलब इसमें जो वायरस हैं, वायरस आपके आके सेल्स में बाइंड अप करते हैं। तो बेसिकली बाइंडिंग के लिए जरूरी है साइट ऑफ द बाइंडिंग। तो बाइंडिंग साइट जरूरी है, चाहे आपके वायरस के लिए हो या आपके सेल्स के लिए हो। तो अल्टीमेटली जो आपके स्पाइक्स हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके सेल्स के अंदर में जो रिसेप्टर्स होते हैं, इस केस में आपका CD4 सेल्स हैं, उसमें कुछ रिसेप्टर्स होंगे, जैसे कि आपका साइटोकाइन रिसेप्टर्स लाइक CCR5 रिसेप्टर्स और CXR4 साइटोकाइन रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके एड्स के लिए हैं, मतलब ये आपके टी सेल्स में होते हैं, जो कि एड्स वायरस या रेट्रोवायरल के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है वायरस पे। जैसे कि बात करें हम लोग रेबीज़ की, तो रेबीज़ वायरस बेसिकली आपके मसल्स पे बाइंड करता है। मसल्स पे जो आपके स्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, खासकर एन रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, उस पर अटैक करता है। बात करें हम लोग एडिनो वायरस की, तो वो आपके बीटा-2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। तो बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हो सकते हैं, या फिर साइटोकाइन्स के लिए हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके वायरस टू वायरस, सेल टू सेल। तो इस केस में जो रेट्रोवायरल हैं आपके CCR5 के रिसेप्टर्स या CXC4 के रिसेप्टर्स में साइटोकाइन रिसेप्टर्स पे बाइंड अप करता है। बाइंड होने के बाद ये फिर फर्दर होता है आपका एंट्री। तो यहाँ से अटैचमेंट होकर आपका जो वायरल है वो एंट्री करेगा आपको सेल्स में। तो एंट्री करने के बाद जो है वो उसमें जो न्यूक्लियोकैप्सिड्स हैं आपके कैप्सूल्स हैं, वो डिज़ोल्व होंगे। वो आपके जो हैं आपके जो हाइड्रोटिक एंजाइम्स हैं आपके सेल्स के अंदर में, वही डिसॉल्व करेंगे उसको। उसके बाद वो अनकोटिंग होगा। अनकोटिंग होने के बाद जो भी आपके उसमें वायरल पार्टिकल्स हैं, चाहे वो DNA हो, RNA हो, चाहे प्रोटीज हो, इंटीग्रेज हो, जो ट्रांसक्रिप्टेज हो, वो आपके सेल्स के अंदर में एंट्री करेंगे, आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कलर डिफाइन किया गया है, वो आप ध्यान दीजिएगा। ये जो रेड कलर है वो एक तरीके से आपका प्रोटीज एंजाइम है, ग्रीन आपका इंटीग्रेस एंजाइम है, जो ग्रीन है, ब्लू इंटीग्रेस है, ग्रीन जो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और ये आपका वायरल जीनोम है, चाहे RNA हो या DNA हो। तो इस तरीके से वायरल RNA हो या DNA हो आपके एंट्री करते हैं। यहाँ पे रेट्रोवायरल है, इसलिए RNA एंट्री करेगा। अब वो RNA है, ये हमारा जीनोम DNA है, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ता है RNA से DNA बनाने के लिए। इसलिए उसके इनबिल्ट जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हैं वो फर्दर एक्टिवेट होते हैं, और वो करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंड दैट इज ए वायरल RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये भी इसका नाम है, इसको भी आप याद रखिए। तो ये फिर जो वायरल RNA है फर्दर आपके वायरल DNA में कन्वर्ट्स होंगे। फिर ये वायरल DNA जो है स्ट्रक्चरली असेंबल होंगे, और ये वायरल DNA फर्दर आपकी न्यूक्लियस तक एंट्री करेंगे। न्यूक्लियस तक एंट्री करने के बाद ये जो आपकी DNA हैं, जो कि आपका इंटीग्रेस एंजाइम है, उस इंटीग्रेस एंजाइम की हेल्प से ये आपकी DNA में इंटीग्रेट होंगे, मतलब मर्ज होंगे या कॉपी होंगे। तो जो ये वायरल DNA है आपके जीनोम में, आपके DNA में मर्ज हो जाएंगे। तब आपका DNA और उसका DNA कम्प्लीटली मिल चुका है। इसलिए जो है आपके वायरल थेरेपी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो हमारे DNA पे ही बाइंड हो जाता है, और वो उस पर जो हैं वो सेल्स भी अफेक्ट होंगे। तो फिर ये इंटीग्रेस होने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है ये आपके RNA बनाएंगे। तो चाहे वो mRNA हो, आपके tRNA हो, या फिर आपके rRNA हो, तो या फिर आपके RNA हो। तो अल्टीमेटली इससे बनेगा आपका mRNA, या फिर जो RNA है वो आपके वायरल RNA भी बना सकते हैं, अगर वो RNA वायरस हुआ तो। अगर जो वायरस DNA वायरस होगा तो ये डायरेक्टली जो है DNA आएंगे। DNA फिर आपके जो हैं DNA पे कॉपी होगा, और कॉपी होने के बाद जो हैं वो फिर आपके mRNA बनाएगा अल्टीमेटली, और डायरेक्ट ये वायरल DNA भी बना सकता है। अगर वो DNA हुआ तो यहाँ पे वायरल DNA होगा, अगर RNA हुआ तो वायरल RNA होगा, क्योंकि जो जीनोम है वो तो सेम होगा। वायरल DNA के लिए वायरल DNA होगा, और RNA के लिए RNA होगा। हम बात कर रहे हैं वायरल RNA का केस या फिर रेट्रोवायरस का केस। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके वायरल RNA और वायरल DNA के केस में।
फिर जो आपका ये mRNA है वो mRNA फिर ट्रांसलेशन के थ्रू आपके मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू आपके पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे या लार्ज प्रोटीन्स बनाएंगे, और ये लार्ज प्रोटीन्स फिर जो है प्रोटीज एंजाइम जो कि आपके वायरल से ही निकला हुआ है, वो प्रोटीज एंजाइम फिर उसको फंक्शनल प्रोटीन्स में चेंज करते हैं, चाहे साइटोस्केलेटन हो, माइक्रोफाइबर्स हो, या फिर इनकैप्सूल्स हो, न्यूक्लियोकैप्सिड्स हो, या फिर आपके जो प्रोटीन्स थे या एंजाइम्स थे आपके वायरल सेल्स के अंदर में, चाहे वो प्रोटेस हो, इंटीग्रेज हो, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो, ये बनाएंगे। वो फिर आपके जो वायरल जीनोम है, चाहे वायरल आरएनए हो या फिर वायरल डीएनए हो, अगर डीएनए हो तो डीएनए आएगा और वायरल आरएनए हो तो आरएनए आएगा। तो ये फिर जीनोम और ये फंक्शनल प्रोटीन साइटोस्केलेटन जो हैं अल्टीमेटली फिर जो हैं आपके असेंबलिंग होंगी, इनका सबका असेंबलिंग होना शुरू होगा, और असेंबलिंग होने के थ्रू जो है सारे जो हैं आपके नए सेल्स में कन्वर्ट होंगे। नए सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये एक तरीके से नया वायरस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज अ न्यू तो ये इस तरीके से बहुत सारे वायरस जो हैं अलग कर सकते हैं। केवल एक ही जीनोम तो होगा नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स बनेंगे, इसलिए बहुत सारे वायरस जो हैं आपके बन के सेल से निकलते हैं और दूसरे से सेल्स पे अटैक करते हैं, सिमिलर सेल्स पे अटैक करते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस है आपके वायरल स्प्रेडिंग का या वायरल डेवलपमेंट का या फिर वायरल रेप्लिकेशन का। तो डीएनए के लिए थोड़ा सा अलग होगा, आरएनए के लिए अलग होगा। ये बेसिकली आपके एड्स वायरस जो आपके रेट्रो वायरल है उसके लिए हम एग्जाम्पल दिए हैं, आप चाहे तो इसको रंगेंडेल में देख सकते हैं। बात करें हम ड्रग्स की, तो अब जाहिर सी बात है आरएनए के लिए अलग ड्रग्स यूज़ होते हैं, डीएनए के लिए अलग ड्रग्स यूज़ होते हैं। जो बात करें हम ड्रग की, तो ड्रग कई बार आपके वायरल स्पेसिफिक भी होते हैं, क्योंकि हर वायरस पे जो एंजाइम्स की जो एफिनिटी है वो अलग अलग हो सकती है, इसलिए सारे ड्रग सारे पे काम नहीं करते हैं। इसलिए हमने कुछ हाईलाइट किए हैं, हम बताएंगे भी कौन सा ड्रग किसके लिए यूज़ होता है, कौन सी डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। और जो बात करें हम लोग एड्स की कंडीशन पे या रेट्रो वायरल के कंडीशन पे, जो ड्रग है वो हमने हेस मार्क में इंडिकेट किए हैं, ताकि आपको याद हो कि ये हेस मार्क्स जो हैं वो केवल इसके पाथवे को अटैक करेगा। जो पाथवे से सब सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे ड्रग सारे पाथवे पे अटैक नहीं करते हैं। तो बात करते हैं वन बाय वन। तो पहला था आपका अटैचमेंट और बाइंडिंग। तो अल्टीमेटली जो भी अटैचमेंट है तो उसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो है आपका इम्यूनोग्लोबिन्स। जैसे कि आपका वैक्सीन्स आते हैं, चाहे आपका हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन्स हो, या फिर HRIG है मतलब ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स हो, या फिर पोलियो के लिए वैक्सीन्स आते हैं, आपके वम्स के लिए, मीजल्स के लिए वैक्सीन्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, और आपके जो वायरस है एक तरीके से एंटीजेंस हैं। तो अल्टीमेटली ये एंटीजन से बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और मतलब इसमें अल्टीमेटली जो स्पाइक्स होते हैं उसमें आपका एंटीबॉडीज़ जो है बाइंड अप हो जाते हैं, और ताकि ये जो है आपके सेल्स के रिसेप्टर पे बाइंड ना हो सके, तो अल्टीमेटली बाइंडिंग नहीं होगा। तो आपके इम्यूनोग्लोबिन्स का ये मेन रोल होता है। नेक्स्ट इज़ उसके अलावा जो बात करें हम रिसेप्टर्स की स्पेसिफिक, तो एड्स के केस में जो है आपका ये भी एंटीएस ड्रग है, आपका CCR5 ब्लॉकर, मतलब रिसेप्टर ब्लॉकर जो आ चुका है मार्केट में, वो है आपका माराविरोक। ये आपके ड्रग हैं जो हमने पिछले क्लास में बात किए थे, इसका ब्लॉकर है। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट है आपका एंट्री। तो एंट्री के लिए केस में जो है सारे जो वायरस हैं उसके एंट्री के लिए ड्रग नहीं आए हैं। जो खासकर एड्स वायरस हैं, जो रेट्रो वायरल है, उसके लिए ड्रग है आपका इन्फुविरिटिड इज द ड्रग दैट इनहिबिट द एंट्री ऑफ द रेट्रो वायरल। तो ये उसके लिए ड्रग है। फिर आते हैं नेक्स्ट अनकोटिंग। तो मतलब जो भी आपका इनकेप्सूल से अनकोटिंग होगा और रिलीज़ होगा आपके इंडोसाइटोसिस के थ्रू, तो वो आपका जो अनकोटिंग का जो पाथवे है उसको ब्लॉक करता है आपका एमेंटाडिन एंड रेमेंटाडिन। जो रेमेंटाडिन है वो बेसिकली आपके एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है। तो एंटी इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा वायरस के जो अनकोटिंग प्रोसेस को रोकता है आपका एमेंटाडिन और रेमेंटाडिन। बाकी एंटी रेट्रोवायरल के लिए कोई ड्रग नहीं है अनकोटिंग के लिए। तो अलग कंडीशन पर अलग होते हैं। उसके बाद है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जो कि वायरल डीएनए होगा तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके एड्स वायरस के लिए है। तो ये आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस या रेट्रोवायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के इनहिबिटर जो हैं वो होते हैं आपके NRTIs, मीन्स आपके न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स, जिसमें आपके जाइडोवोडिन, लेम्बोवोडिन वगैरह ड्रग आते हैं। उसके अलावा आपका नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम इनहिबिटर वो है आपका एफिवेरेंज, नेविडापिन। ये सब ड्रग हैं आपके जो पिछली क्लास में डिटेल में बात किए थे। एंड उसके बाद है आपका इंटीग्रेस मतलब डीएनए कॉपिंग। तो इंटीग्रेस एंजाइम का जो इनहिबिटर है वो है आपका राल्टेग्राविर, जिसमें से आपका ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है। जितने भी हेस हैं वो एड्स के लिए आते हैं।
फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन है, उसका ट्रांसलेशन है। तो नेक्स्ट आपका 6 के लिए कोई भी ड्रग नहीं है। जो 7 पाथवे है ट्रांसलेशन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं INF अल्फा मीन्स इंटरफ्रॉन अल्फा, या फिर आपके मेथिसामिन मेथिसाजोन। तो ये ड्रग है आपके किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए। एक थोड़ा सा डाउट है इस ड्रग को लेकर, हम चेक कर लेते हैं ये ड्रग कौन सी ड्रग है। ठीक है, सही है, मेथिसाजोन। तो ये ड्रग हम यूज़ करते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका प्रोटीज एंजाइम। तो प्रोटीज एंजाइम रेट्रोवायरल में अलग होते हैं, हर्पीस में अलग हो सकते हैं, या हर जगह अलग हो सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग HIV-1। तो प्रोटीज इनहिबिटर केस में HIV-1 मतलब ह्यूमन आपके जो रेट्रोवायरल के केस में है आपका जितने भी नावीर्स हैं, इंडेनावीर, सिक्वेनावीर, रोडिनावीर, ये सब ड्रग हैं आपके प्रोटीज इनहिबिटर, जो कि हम एंटी-एड्स के लिए या रेट्रोवायरल के लिए हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस C। हेप C के लिए जो है हम यूज़ करते हैं प्रेविर, चाहे वो आपके सिमेप्रेविर, जो भी प्रेविर्स आते हैं वो आपके एसुनाप्रेविर, बोसेप्रेविर, सिमेप्रेविर जो ड्रग हैं वो आपके हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट में हम यूज़ करते हैं इसको इनहिबिट करके। नेक्स्ट है आपका असेंबलिंग। तो असेंबलिंग के लिए बेसिकली जो है आपके असेंबलिंग एंड मैच्योरेशन के लिए जो है हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं आपके एमिटाडीन, जो कि मैच्योरेशन को रोकता है, जो असेंबलिंग को रोकता है आपका रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन इज़ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं। ये आपके जनरली एंटीबायोटिक्स हैं, उसके अलावा आपके एंटीबैक्टीरियल हैं, आपके एंटी लेप्रोटिक हम यूज़ करते हैं, हम इसके अलावा हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं और एंटीवायरल में भी यूज़ करते हैं। बात करूँ एमिटाडीन की, तो एमिटाडीन जो है एक तरीके से एंटीवायरल भी है और एंटी पार्किंसन भी है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो ये ड्रग हैं इस पाथवे को रोकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे RNA केस में, तो इसलिए इसमें DNA सिंथेसिस नहीं है। लेकिन अगर वो वायरल DNA होता, DNA वायरस होते हैं, तब उस केस में जो है डायरेक्टली जो DNA है वो DNA रेप्लिकेशन के थ्रू अपना DNA बनाएंगे। तो वो होगा मतलब जो DNA बनाएंगे, जो यहाँ पे बनाएंगे DNA रेप्लिकेशन, उसमें होगा DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स, मतलब DNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स लाइक एसाइक्लोविर, आइडोक्सोरोडिन, गैंगसिक्लोविर। तो ये सब जो जितने भी आपके एंटी हर्पीस ड्रग हैं, चाहे वो आपके हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 या हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 हो, इनका भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 जो वायरस है वो बेसिकली आपका ओरल, ओकुलर और फेशियल में इन्फेक्शन करता है, और जो आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है, HSV-2 है, वो आपके जेनिटल ऑर्गन में इन्फेक्शन करते हैं, कॉज करते हैं। इनके लिए ड्रग हम करते हैं जितने भी आइडोक्सोरोडिन है, एसाइक्लोविर है, गैंगसिक्लोविर है। उसके अलावा हम फोस्कानेट भी यूज़ करते हैं, जो कि फोस्कानेट क्या है आपका वायरल RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर। ये वायरल RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं फोस्कानेट। So these are the basic pathways of the DNA replication, RNA viral replication, and these are the various drugs which are used in the treatment of viral infection and their site of action and their mode of action. It's the most important video of the viral antiviral drugs, and if you want to note this lecture, please take a screenshot. And in my upcoming class, I will discuss the pharmacology of द इंपॉर्टेंट ड्रग्स। सारे ड्रग्स की हम बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, खासकर जाइडोवोडिन, आइडोक्सोरोडिन, एसाइक्लोविर और 2-4 ड्रग और होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल पे। सो इफ यू वांट टू नोट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।